आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिस पर एक मानर लड़की के साथ दुष्कर्म करने का झूठा आरोप लगा है और साथ ही पॉक्सो एक्ट भी लगा है। ये एक्ट लगते ही उस लड़के को उसके घर से अरेस्ट कर लेते हैं। अब क्या वो लड़का खुद को निर्दोष साबित कर पाता है या उसे सजा होती है, ये इस कहानी में जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आते हैं कहानी पर। कहानी की शुरुआत में 19 वर्षीय चंद्रशेखर को कोर्ट के कटघरे में लाया जाता है, जिस पर लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। लड़की माइनर होती है, इसलिए पॉक्सो एक्ट लगा था। दरअसल ये एक्ट भारत में 2012 में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए लागू किया गया था। लेकिन आजकल लोग इस एक्ट का किस तरह गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे पता चलेगा। खैर, चंद्रशेखर पर यह केस 78 दिनों से चल रहा होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर चंद्रशेखर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता है। बस वो जज से चंद्रशेखर की उम्र को ध्यान में रखते हुए उसे कम से कम सजा देने की रिक्वेस्ट करता है। आज भी जज दोनों पक्षों का स्टेटमेंट सुनने के बाद अपना फाइनल जजमेंट मंडे के लिए पोस्टपोन कर देता है। वहीं कोर्ट रूम के बाहर सभी लोग इसी केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है लड़के को 14 साल की सजा होगी, तो कोई कहता है 20 साल की सजा जरूर होगी। ये सब सुनकर चंद्रशेखर के भाई बहुत परेशान हो जाता है और पास ही की चाय की टपरी में आकर बैठ जाता है। वहीं उसे चाय वाला पूछता है, तुम्हारे केस का क्या हुआ? तभी वहीं पास में खड़े वकील पूछता है, कौन सा केस? तो चाय वाला बताता है, पॉक्सो केस। तो वकील चंद्रशेखर के भाई को बताता है कि सेम ऐसा ही केस विजयवाड़ा में हुआ था, जिसमें लड़का ने कुछ नहीं किया था। उसका वकील सीनियर लॉयर मोहन राय ने अच्छे से डील करके उसे बचाया था। चंद्रशेखर के भाई की रिक्वेस्ट करने पर वो उसे लॉयर मोहन राय के असिस्टेंट का नंबर प्रोवाइड करा देता है। वहीं दूसरी तरफ तेजा को देखते हैं, जो लॉयर मोहन राय के लिए असिस्टेंट का काम करता है, क्योंकि उसका मानना था अगर वो मोहन राय के हाथ के नीचे कोई भी केस जीतेगा तो आगे से बड़े केस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए वो मोहन राय के हर दाव पेच को बारीकी से सीखता है। इसी दौरान मोहन राय के पास एक रोड एक्सीडेंट का केस आता है। कोर्ट रूम के अंदर जाने से पहले तेजा अपने वकील दोस्त से कहता है, देखना इस केस में ट्रक ड्राइवर निर्दोष है और उसे बचाने के लिए सर ऑपोजिशन से क्या सवाल पूछेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला सवाल पूछेंगे, जहाँ तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ तुम्हारे गाँव का नाम लिखा था क्या? दूसरा सवाल, उस जगह पर जेब्रा क्रॉसिंग लाइन बनी थी क्या? तीसरा सवाल, ट्रक ड्राइवर ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था क्या? और जज को बताएंगे कि जिस समय उस ट्रक को सीज किया गया उस टाइम उस ट्रक में रखे सामान का वजन 8.2 टन था। उस हिसाब से उस लॉरी का स्पीड कम से कम 80 किलो प्रति घंटा होना चाहिए, जो ओवर स्पीड नहीं होता है। कोर्ट रूम के अंदर मोहन राय ऑपोजिशन से सेम सवाल पूछता है जो तेजा अपने दोस्त को बताया था और ऑपोजिशन को गलत साबित कर ये केस जीत जाता है। तेजा के दोस्त उसे कहता है, जब तुम इस केस के बारे में इतना अच्छा से जानते हो फिर भी मोहन राय ने तुम्हें ये केस क्यों नहीं दी? उसने तो तेजा की दुखती नस पे हाथ रख दी। जिसके जवाब में तेजा कहता है, शायद सर चाहते होंगे कि मैं उन्हें सामने से पूछूं केस के लिए। अब फ्राइडे के दिन चंद्रशेखर के भाई और उसके दोस्त मोहन राय के ऑफिस में आ जाते हैं। दरअसल तेजा उन्हें फोन में आ जाने के लिए बोला था। तेजा उसके केस के फाइल देखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि चंद्रशेखर को पुलिस वालों ने 78 दिनों से रिमांड पर रखा है और उसे अभी तक बेल नहीं मिला है। अब तेजा चंद्रशेखर के फाइल को ध्यान से पढ़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है 1 जनवरी 2013 के दिन में, जहां चंद्रशेखर अपना काम करके अपने घर आता है। दरअसल चंद्रशेखर अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक साथ 2-3 जगह पर पैसे कमाने के लिए काम करता है। उसका पिता लेबर का काम करता है, इसलिए उसका पिता उसके पास आकर अपने काम को छोड़कर अपने आगे की पढ़ाई कर अच्छे से ऑफिस में नौकरी करने के लिए कहता है। इस पर चंद्रशेखर कहता है, आजकल पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, आज जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, इसलिए मैं अभी से पैसे कमा रहा हूँ। चंद्रशेखर के ऐसे जवाब सुनकर उसके पिता गुस्से में अपने काम के लिए निकल जाता है। वहीं चंद्रशेखर अपने नहाने के लिए शैम्पू लेने के लिए शॉप में जाता है। तभी वहां उसके एक दोस्त उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। तो चंद्रशेखर उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए कहता है, इस साल कुछ बदल गया क्या? सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, कैरेक्टर वहीं रहेगा। चंद्रशेखर की बात वहीं खड़ी जाबिली सुन लेती है और अपने फ्रेंड नित्या से उसका नंबर लेकर उसे कॉल कर, तुम ठीक से हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल सकते क्या? पंच लाइन मारना जरूरी था क्या? बोलती है। ये सुनकर चंद्रशेखर उस पर भड़क जाता है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। उसी शाम जाबेली के घर उसकी बहन का बर्थडे पार्टी रखा गया था। घर के सभी लोग जाबेली के फूफा मंगापति के इंतजार कर रहे होते हैं। जाबेली के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए घर चलाने के लिए उसके चाचा मंगापति के मिल में काम करते थे।
मंगापति बर्थडे गर्ल को छोटे कपड़े पहने देखकर घर के सभी लोगों पर गुस्सा करता है कि लड़कियों को ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनाना चाहिए। उसका मानना था कि ऐसे करने से उसके समाज में इज्जत चली जाएगी और तो और वो अपने से छोटी जाति वाले लोगों को बेकार समझते थे। दरअसल मंगापति समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगले दिन जाबेली चंद्रशेखर को कॉल करके गुस्सा करते हुए कहती है, कल रात तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? चंद्रशेखर कहता है, कल क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ थी क्या? ऐसी बात सुनकर जाबेली गुस्सा हो जाती है और चंद्रशेखर को सॉरी बोलने के लिए बोलती है, पर चंद्रशेखर उसे सॉरी नहीं बोलता है। इस बात पर दोनों में फिर से बहस हो जाती है। अब ये सिलसिला हर रोज जारी रहता है। इसी बीच जाबेली को चंद्रशेखर के बारे में पता चलता है। वो पैसे कमाने के लिए बार में काम करता है। एक दिन जाबेली अपने फ्रेंड के साथ फिल्म देखने के लिए थिएटर आई होती है और चंद्रशेखर को यहाँ देखकर अपने फ्रेंड नित्या से पूछती है यहाँ क्या कर रहा है, तो उसका फ्रेंड बताती है फिल्म के टिकट इन्होंने दिलवाया है। दरअसल जाबेली की नज़र में चंद्रशेखर एक आवारा और बदतमीज लड़का है। चंद्रशेखर से टिकट लेकर जाबेली और उसके फ्रेंड थिएटर के अंदर जाने लगते हैं, तो चंद्रशेखर उसको रोकते हुए कहता है, अभी भीड़ बहुत है, थोड़ी देर में जाना। मुझे लड़कियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर लड़कों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। भीड़ में मौके का फायदा उठाते हैं। चंद्रशेखर के ऐसे कैरिंग बातें सुनकर जाबेली का सोच चंद्रशेखर के प्रति बदल जाता है और वो सिनेमा हॉल में मूवी देखने के बजाय चंद्रशेखर को ही देखती रहती है। अगले दिन जाबेली चंद्रशेखर को कॉल कर शांति से बात करती है, तो चंद्रशेखर को विश्वास नहीं होता कि ये वही लड़की है जो पहले उसे झगड़ा करती थी और फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। चंद्रशेखर के पूछने पर जाबेली अपना नाम बताती है। अब दोनों डेली एक दूसरे से बात करने लगते हैं। चंद्रशेखर जाबेली से कहते हैं, आखिर हम कब तक यूं कॉल पे बात करते रहेंगे, एक बार मिल सकते हैं क्या? जाबेली कहती है, मिलेंगे ना, सही टाइम आएगा तब। इसी बीच मंगापति की बेटी को दूध वाले का लड़का स्कूल के बाहर उसे उसका वर्कर सीट देता है, जिसे मंगापति के आदमी देख लेता है और मंगापति को बता देता है। मंगापति अपने पावर का यूज कर दूध वाले को झूठे गांजा की तस्करी करने के आरोप में अरेस्ट करवा देता है, ताकि लोग दूध वाले के बेटे ने उसके बेटी को कोई लेटर दिया है इसके बारे में बात न करे, बल्कि उसके बाद मंगापति ने उसके साथ क्या किया इसके बारे में बात करे, जिससे समाज में उसकी इज्जत बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर नित्या के घर प्रेस करने के लिए कपड़े लेने आया होता है। वहीं नित्या के सभी फ्रेंड आए होते हैं, जिसमें जाबेली भी होती है। उसका एक फ्रेंड जाबेली का नाम पुकारती है। इसी वजह से चंद्रशेखर को पता चल जाता है कि उसे फोन में बात करने वाली लड़की और कोई नहीं, उसके पड़ोसी नित्या के फ्रेंड जाबेली है। चंद्रशेखर जाबेली को कॉल करता है, अब तो मैं तुम्हें देख चुका हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? पर जाबेली कहती है, अभी सही टाइम नहीं आया है, ओके मैं घर पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगी, कहकर कॉल काट देती है। लेकिन वो कॉल नहीं करती है और जब चंद्रशेखर उससे कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। चंद्रशेखर बहुत परेशान हो जाता है। अब 3 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक जाबेली का कोई कॉल नहीं आया होता है। तभी एक दिन नित्या चंद्रशेखर को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। चंद्रशेखर वहां जाता है। जाबेली को देखकर उसके दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। दरअसल चंद्रशेखर को बुलाने का आइडिया जाबेली ने दिया था, क्योंकि वो भी उससे मिलने के लिए बेताब थी। चंद्रशेखर कॉल न करने का कारण पूछता है तो वो बताती है, मेरा फोन पानी में चला गया था, इसलिए उसे बनाने के लिए दिया हूँ। ये सुनकर चंद्रशेखर उसे अपना फीलिंग बताते हुए कहता है, पता है जब तुमसे बात नहीं हो रहा था तो मैं कितना बेचैन हो गया था। मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उस फीलिंग को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। जाबेली भी कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगा? मुझे भी ऐसा लगा कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। इस तरह दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने प्यार को कैसे प्रपोज किए और अपने लवर के लिए आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। खैर, आप दोनों साथ में घूमने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। चंद्रशेखर तो जाबेली को अपने घर भी ले जाता है जब उसके पिता घर में नहीं होते हैं तब, और अपने दोस्तों से भी मिलवाता है। एक दिन मंदिर के सीढ़ियों में बैठे जाबेली चंद्रशेखर को अपने साथ अपने बड़ी माँ की बेटी की शादी में चलने को कहती है, क्योंकि वो चंद्रशेखर को साड़ी पहनकर दिखाना चाहती थी। चंद्रशेखर उसे साड़ी में देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब एक रात जाबेली अपने छत में चंद्रशेखर से फोन में बात कर रही थी। तभी मंगापति उसे देख लेता है और अपने आदमियों से पता करवाता है कि जाबेली किससे बात कर रही है। अगले दिन जब जाबेली चंद्रशेखर के घर आई होती है, तभी मंगापति पुलिस को लेकर वहाँ जाता है और पुलिस लड़की को बाहर भेजो बोलते हैं। चंद्रशेखर और उसके पेरेंट्स अचानक अपने घर में पुलिस को देखकर डर जाते हैं। तभी घर अंदर बैठी जाबेली बाहर में आखिर बहस क्यों हो रहा है ये देखने के लिए खिड़की खोलती है, तो बाहर अपने माँ और दादा को देखकर डर जाती है और खुद बाहर आ जाती है। जाबेली को देखकर चंद्रशेखर के पिता शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे जाबेली के बारे में कुछ पता नहीं होता है। पुलिस चंद्रशेखर को एक माना लड़की को उसके पेरेंट्स को बताए बिना अपने घर में लाने की
जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। मंगापति चंद्रशेखर के पेरेंट्स को धमकी देते हुए कहता है, मैं चाहूँ तो तुम सभी को जेल के अंदर करवा सकता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ तुम्हारे बेटे को करवा रहा हूँ, इसे मेरा बड़प्पन समझो। वहीं घर पहुंचकर मंगापति जाबली को बेड से पिटने लगता है। उसकी वजह से समाज में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। ऐसा लग रहा था कि जाबली को मार मार कर उसकी जान ही ले लेगा। तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। लड़के के पेरेंट्स लड़के को छुड़ाने के लिए आए हैं। ये सुनकर मंगापति कंप्लेन लिखवाने के लिए जाबली को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है, जिस पर उसकी माँ उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए मना कर देती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को कोर्ट के चक्कर काटने नहीं दे सकती हूँ। तभी जाबली के दादा भी कहता है, अभी हमें कोई कंप्लेन नहीं करना है, उस लड़के को समझाकर छोड़ दो। जिस पर मंगापति भड़क जाता है, उस लड़की की वजह से समाज में हमारी इज्जत चली गई और आप उसे छोड़ देने की बात कर रहे हो। सभी डर की वजह से उसे कुछ नहीं बोलते हैं। मंगापति दामू नाम के एक बड़े वकील को साथ में पुलिस स्टेशन ले जाता है। दामू एक लेटर में एक कंप्लेन लिखकर पुलिस को देते हुए कहता है, मैं सेक्शन बता रहा हूँ, आप FIR लिखो। सेक्शन 354 है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ गर्ल, 354 बी क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट अ गर्ल, 354 सी ब्लैकमेलिंग अ गर्ल और सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ पोक्सो एक्ट। इस आधार पर कंप्लेन लिखो। अब लौका अपने पुलिस चंद्रशेखर पर 3rd डिग्री टॉर्चर करते हुए उस पर लगे केस को मानने के लिए मजबूर करते हैं। ये केस लड़ने के लिए चंद्रशेखर के भाई शिवराम वकील के पास जाता है। शिवराम 50,000 फीस बताता है और इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये वकील दामू और मंगापति से हाथ मिला लेता है ताकि ये केस मंगापति ही जीते। अब फर्स्ट हियरिंग में कंप्लेन लेटर पढ़ा जाता है, जिसमें लिखा था, मैं सीता रत्नम विशाखापट्टनम में रहती हूँ। मेरी बेटी जाबेली 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करके MTech की कोचिंग करने के लिए विशाखापट्टनम इंस्टीट्यूट हर रोज बस में जाती है। आज दिनांक 9 मई 2013 को जब मेरी बेटी बस का इंतजार कर रही थी, तब एक लड़का बाइक लेकर उसके पास आया। उसे डरा धमका कर बाइक पर बैठा कर ले जाते समय वहाँ पर खड़े हमारे पड़ोसी ने हमें फोन करके सारी बात बताई। उन्होंने हमें बताया बाइक नंबर AP31DL7347 है। इसके बाद लॉयर दामू कहता है, पुलिस ने इस लड़के को अरेस्ट करने के बाद विक्टिम जाबेली के फ्रेंड से हमें खबर मिली कि कुछ महीने से वो लड़का जाबेली के पीछे पड़ा था और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। जब बच्ची ने मना कर दिया तो उसके फोटो को इंटरनेट पे डालने की बात करके डरा धमका कर ब्लैकमेलिंग कर उसे परेशान कर रहा था, जिस पर डिफेंस वकील कुछ नहीं कहता और जज से बेल देने की रिक्वेस्ट करता है। जिस पर लॉयर दामू कहता है, अगर इस लड़के को बेल दिया गया तो ये लड़का बाहर आकर इंटरनेट का यूज कर उस माइनर लड़की की जिंदगी खराब करने की कोशिश जरूर करेगा। वो लड़की एक माइनर है और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ न हो ध्यान में रखते हुए आप फैसला कीजिए। ये बात सुनने के बाद जज चंद्रशेखर की बेल को रिजेक्ट कर देता है। अगले हियरिंग में लॉयर दामू पूछताछ के लिए एक मेडिकल शॉप के ऑनर को बुलाता है। वो कहता है, उस दिन इस लड़के के दोस्त मेरे शॉप में आया था और कॉन्डम मांगा। उसने बताया कि ये अपने दोस्त के लिए ले रहा है। दामू जज से कहता है, आखिर कोई कॉन्डम क्यों खरीदता है जब उसे किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना होता है तब। जो लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। इस बार भी बेल रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब एक एक करके सभी विटनेस को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले जाबले के 3 पड़ोसियों को बुलाते हैं। वो लोग बताते हैं, उस दिन हम शिलाचलम मंदिर से स्वामी जी का दर्शन कर गाँव वापस जाने के लिए बस स्टेशन में आके खड़े थे। उतने में ये लड़का एक लड़की के पास आकर उसे डरा धमका रहा था, पर देखा वो लड़की हमारे मुखिया जी की पूती है। लड़के से सवाल करने के लिए जैसे आगे बढ़े, ये उसे जबरदस्ती अपने बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया। तुरंत हमने फोन करके अपने मुखिया जी को सारी बात बता दिया। इसके बाद चंद्रशेखर के पेरेंट्स को बुलाते हैं। लॉयर दामू सवाल करता है, क्या तुम्हें पता था लड़की घर के अंदर है? जिस पर उसके पिता नहीं और माँ हमें जवाब देते हैं। दामू उन पर गलत परवरिश करने का आरोप लगाता है। इसके बाद जाबेली की माँ को बुलाया जाता है। दामू उससे सवाल करता है, कंप्लेन देने के बाद जब आप पुलिस के साथ उस लड़के के घर पहुंची तो क्या आपकी बेटी उसके रूम से बाहर निकली? जाबेली की माँ हाँ में जवाब देती है। फिर दामू जज से कहता है, अभी तक हमने सारी कहानी सिर्फ विटनेस से सुनी है और इसे कंफर्म करने वाली जाबेली की हालत उसके साथ हुए हादसे के बाद उसके बिहेवियर में अब नॉर्मल देखी गई, इसलिए उसे अगले दिन साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया। फिर साइकियाट्रिस्ट प्रभाकर को बुलाते हैं। वो बताता है, जाबेली के साथ हुए ब्लैकमेलिंग की वजह से उसे बहुत मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ा, जिस वजह से वहाँ कोई भी स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। अब तक जो हुआ ये सारी बात चंद्रशेखर के भाई तेजा को बताता है। तेजा उन लोगों को संडे की सुबह आने को बोलता है। संडे की सुबह मोहन राय इस केस को लड़ने से मना कर देता है, क्योंकि इस केस का जीतने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन तेजा मन बना लिया था इस केस को लड़ने का। फाइनल जजमेंट वाले दिन तेजा जज से किसी भी बेकसूर को सजा न हो, इसलिए इस केस का रिट्रायल करने का रिक्वेस्ट करता है। जज उसे रिट्रायल करने का परमिशन दे देता है। सबसे पहले तेजा दामू से सवाल करता है, आज कोर्ट आते समय आप कहाँ रुके थे? दामू बताता है, मैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने रुका था। जिस पर तेजा कहता है, आप तो डीजल कार में आए हो, यह शायद आप उस किराने वाले की दुकान को जलाने के लिए पेट्रोल खरीदा था जिससे आपका कल झगड़ा हुआ था। दामू कहता है, ये सच है कि उस किराने वाले से मेरा झगड़ा हुआ था और मैंने
पेट्रोल भी खरीदा था, इसमें कौन सा क्राइम हो गया? अगर मैं उस पेट्रोल से उसकी दुकान जलाता तो क्राइम होता ना। तेजा कहता है यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, कंडोम खरीदना कोई क्राइम नहीं होता, ऐसा होता तो क्राइम होता। और अपने बात को साबित करने के लिए चंद्रशेखर के दोस्त चिट्टी से सवाल करता है उस दिन मेडिकल शॉप में क्या हुआ था। चिट्टी बताता है मैंने कंडोम जरूर खरीदा था, पर उसे चंद्रशेखर हाथ में लेते ही वहीं फेंक दिया था। अब तेजा जाबेली के तीनों पड़ोसियों से सवाल करता है कि आप तीनों स्वामी जी के दर्शन करने के लिए घर से कितने टाइम निकले, दर्शन करने में कितना टाइम लगा, जिस पर तीनों अलग अलग जवाब देते हैं। इससे साबित हो जाता है कि तीनों झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद तेजा जज को जाबेली की फ्रेंड नित्या का वीडियो स्टेटमेंट दिखाता है, जिसमें वो बताती है हम दोनों एमसेट क्लास के बाद ऑटो लेकर एक दुकान के पास उतरे और थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद मैं अपने घर आ गई और जाबेली हमारे पड़ोसी चंद्रशेखर के घर चली गई। इस स्टेटमेंट से यह साबित हो जाता है कि उस दिन जाबेली बस स्टेशन नहीं गई थी। और फिर तेजा जज से रिक्वेस्ट करता है कि चंद्रशेखर पर लगे झूठे सेक्शन हटा दे। जज अगले सुनवाई का डेट दे देता है। कोर्ट के बाहर दामू तेजा को पैसे लेकर इस केस से हटने के लिए बोलता है। तेजा उसके इस ऑफर को ठुकरा देता है। वहीं तेजा को लग रहा था कि वो इस केस को जीतने वाला है, लेकिन अगले सुनवाई के दिन दामू जज को एक वीडियो दिखाता है जिसमें चंद्रशेखर और जाबेली एक रूम में जाते हैं और 16 मिनट बाद वहाँ से निकलते हैं। दामू बताता है ये वीडियो उस टाइम की है जब जाबेली अपने बड़ी माँ की बेटी की शादी में गई थी और ये लड़का उसका पीछा करते हुए वहाँ भी चला गया था। लड़की की फ्यूचर खराब न हो इसलिए ये वीडियो हमने नहीं दिखाया था। ये वीडियो को दिखाने के बाद तेजा चंद्रशेखर के भाई पर गुस्सा करता है, उसने ये वीडियो के बारे में क्यों नहीं बताई, और गुस्से में ये केस छोड़कर अपने गाँव चला जाता है। तेजा के केस को छोड़ के जाने के बाद अपने बेटे को सजा से बचाने के लिए चंद्रशेखर के पेरेंट्स जाबेली के घर जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि केस वापस ले ले, पर मंगापति उन लोगों को बेइज्जत कर घर से निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ जब मोहन राय को पता चलता है तेजा उसे बिना कुछ बताए केस लड़ रहा है और उसे आधे में छोड़कर गाँव चला गया है, तो उसे समझाने के लिए उसके गाँव जाता है। तेजा अपने सर को अपने घर में देखकर उससे माफी मांगता है और कहता है मैं लॉयर बनने लायक नहीं हूँ। तो मोहन राय उसे समझाते हुए कहता है यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, एक केस में ऐसा हो गया तो तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे बिना घर में आकर बैठ गए। एक लॉयर को सभी चीजों पर क्वेश्चन करने चाहिए, ये राइट है ये रॉन्ग है, डिसाइड करने से पहले ये डिसाइड करने की नौबत क्यों आई, यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तुम इंटेलिजेंट हो तेजा, इसलिए जाओ अपने काम को पूरा करो। अपने सर के समझाने पर तेजा डिसाइड करते कि वो केस दोबारा लड़ेगा। इसके बाद तेजा कोर्ट में सीआई रमेश से सवाल करता है आप किस आधार पे चंद्रशेखर पर जबरदस्ती करने के चार्जेस लगाए हो। सीआई कहते हैं आपने उस वीडियो में देखा कि दोनों एक रूम में गए और 16 मिनट बाद बाहर आए, इस वजह से। तेजा कहते हैं आप उन दोनों को वो सब करते हुए देखा था। सीआई नाम है जो आप देता है। तेजा जज को बताता है एक लड़का एक लड़की रूम में जाने से वहाँ से सही हुआ होगा ये मान लिया गया, पर कोई जाबेली से कुछ पूछा नहीं गया और नहीं चंद्रशेखर से। इसलिए जज से रिक्वेस्ट करता हूँ चंद्रशेखर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए मुझे इन कैमरा प्रोसीडिंग का परमिशन चाहिए। जज परमिशन दे देता है। चंद्रशेखर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद तेजा डॉक्टर प्रभाकर से पूछते हैं क्या जाबेली अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर बोलता है नहीं, वो वीकली अपनी माँ के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर प्रभाकर झूठ बोल रहे हैं ये साबित करने के लिए तेजा उनके अटेंडेंट संभा मूर्ति को जाबेली का फोटो दिखाकर पूछते हैं क्या लड़की डॉक्टर प्रभाकर के पास इलाज कराने आती है। संभा मूर्ति कहता है मैं आज से पहले इस लड़की को कभी नहीं देखा हूँ। इससे तेजा ये साबित कर देता है कि जाबेली को कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं है और जज से रिक्वेस्ट करता है जाबेली को कोर्ट में बुलाया जाए ताकि उस दिन क्या हुआ था ये जान सके। जज आदेश देता है अगले सुनवाई को जाबेली को कोर्ट में लाया जाए। अगले सुनवाई वाले दिन जाबेली कोर्ट में आती है। तेजा उससे वही सवाल करता है जो चंद्रशेखर से किया था, उस दिन रूम में क्या हुआ था। जाबेली रोते हुए जवाब देती है रूम में जाने के बाद दोनों अपने प्यार को एक पवित्र बंधन में बांधने के लिए नीचे दूल्हा दुल्हन जो शादी की रस्में कर रहे थे उसी तरह वो फील करके शादी की प्रैक्टिस कर रहे थे। जाबेली का स्टेटमेंट और चंद्रशेखर का स्टेटमेंट सेम होता है। इससे साबित हो जाता है चंद्रशेखर पर लगे सारे इंजाम गलत है। न उसने जाबेली का किडनैप किया, न ब्लैकमेल किया और न ही उसके साथ कुछ गलत किया। तेजा जज से कहता है आजकल चंद्रशेखर जैसे कई लड़कों के साथ इस पैक्सवर्ड के चलते जिंदगी बर्बाद हो गया है। आज जो लड़की 17 साल 11 महीने की है, 1 महीने बाद उसमें कैसे मैच्योरिटी आ जाएगी। फिर तेजा जज से रिक्वेस्ट करता है जिन लोगों के लिए पैक्सवर्ड बना है एटलीस्ट उन लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए। अब तेजा अपना फाइनल स्टेटमेंट देते हुए कहता है हमारे केस में जाबेली अपने प्यार चंद्रशेखर को रूम में बुलाया और शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल समझकर शादी का खेल रचा था योर ऑनर। आखिर उस रात उस रूम में क्या हुआ था ये जाने बगैर जो भी दिखा उसे गलत समझकर मेरे क्लाइंट चंद्रशेखर पर झूठा पैक्सवर्ड फाइल किया गया। एक लेबर का बेटा कैसे उसके घर की लड़की से प्यार करके उसके साथ घूम सकता है ये सोचकर मंगापति ने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया था योर ऑनर। उसने अपने झूठ को सही साबित करने के लिए पुलिस को खरीदा, गवाह को खरीदा, झूठ को खरीदा, सच को खरीदा। तेजा का स्टेटमेंट सुनने के बाद जज अपना फाइनल जजमेंट देता है। इस केस में चंद्रशेखर को निर्दोष पाया गया, उसे इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है और मंगापति लॉयर दामू और सीआई पर इंक्वायरी करने के लिए उसे कस्टडी में लिया जाए। केस से बरी होने के बाद चंद्रशेखर अपना काम छोड़कर
अपने आगे की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।